Hey guys, so welcome to the Pursuit Vidya. In this video, we'll understand the union and its territories. Okay, so हम आर्टिकल 1 to 4 करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो जैसे आर्टिकल 1 क्या डिफाइन करता है, तो इंडिया दैट इज़ भारत इज़ डिफाइंड एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स. राइट, तो क्यों यूनियन टर्म यूज़ की गई है, क्यों फेडरेशन नहीं की गई है? क्योंकि हमने पास्ट वीडियोस में देखा है कि फेडरेशन का मतलब क्या है, तो इट्स नथिंग बट द ट्रीटी और द एग्रीमेंट. ओके, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक्सप्लेन किया कि इंडियन यूनियन शब्द यूज़ किया गया, इंडियन फेडरेशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इंडिया जो है वो कोई एग्रीमेंट से नहीं बना स्टेट्स के बीच में. ओके, और स्टेट के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो इंडियन यूनियन में से अलग हो जाए, सिसिड हो जाए. सो द यूनियन इज द परमानेंट, ओके, विद द स्टेट्स दैट आर क्रिएटेड प्राइमरीली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ओनली. ओके, सो जो इंडिया की टेरिटरी है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स, इट कंसिस्ट ऑफ यूटीज एंड एनी अदर टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आज की तारीख में अगर हम देखें तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. ओके, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. आइए हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द स्टेट्स एंड यूटी. तो आर्टिकल 1 जैसे हमने देखा, इट डिस्क्राइब्स इंडिया एज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स एंड क्लासिफाइड्स द इंडियन टेरिटरी इनटू द 3 कैटेगरीज, दैट इज स्टेट टेरिटरी, यूटी की टेरिटरी और टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट. आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि एडमिट कर दे कोई भी पर्टिकुलर एरिया इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया. ओके, और इस्टेब्लिश एनी न्यू स्टेट्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन एट इट डीम्स फिट. तो जैसे हमें पता है कि सिक्किम को एडमिट किया था, तो वो कौन से प्रोविजंस के अंतर्गत किया था, तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत किया था. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आर्टिकल 3 जो है वो ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो एक नया स्टेट बना सके, या तो फिर किसी ऑलरेडी स्टेट जो बना हुआ है उसकी एरिया को अल्टर कर सके, बाउंड्री को चेंज कर सके, या तो कोई पर्टिकुलर स्टेट है उसका नाम चेंज कर सके. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आर्टिकल 2 जो है ये कोई नए स्टेट की बात कर रहा है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, और आर्टिकल 3 जो है ये स्टेट की बात कर रहा है जो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है. राइट, और आर्टिकल 4 जो है ये क्या करता है, ये बोल रहा है कि इट जो भी लॉ जो है आर्टिकल 2 के अंतर्गत और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो बनेंगे, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका मतलब कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की कोई भी एक्शंस करनी हो तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की नहीं चाहिए, तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द पार्लियामेंट अ सिग्निफिकेंट पावर्स टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स. ओके, ये पावर अमेरिका की पार्लियामेंट के पास नहीं है, क्योंकि अमेरिका में क्या है, स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो गारंटीड है, बट यहाँ पे स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गारंटीड नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना बनाया था, तो स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गारंटीड नहीं है, पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंडेंट है. इसीलिए इंडिया को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स माना जाता है. क्यों? क्योंकि स्टेट्स तो डिस्ट्रक्टिबल है, उनको तो कभी भी पार्लियामेंट डिस्ट्रक्ट कर सकती है, बट स्टेट के पास अधिकार नहीं है कि वो यूनियन में से अलग हो सकें. तो इसका मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट. बट अमेरिका में क्या है, अमेरिका में है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, नाउ लेट्स सी द पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स. ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 3. तो हमने आर्टिकल 1 कर दिया, हमने आर्टिकल 2 कर दिया. अभी आर्टिकल 3 जैसे क्या है, तो इसमें स्टेट के नेम्स को अल्टर कर सकती है पार्लियामेंट, बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है, एरिया को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, यहाँ तो फिर नए स्टेट्स को बना सकती है. तो पार्लियामेंट के पास ये सभी अधिकार हैं. ओके, बट हाँ, ये अधिकार को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 3 कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है. कौन से कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस हैं? तो जो भी बिल पार्लियामेंट में आएगा फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, तो उसको प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशंस की नीड है. तो पहले प्रायर प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन इज मस्ट, एंड सेकंड कंडीशन, प्रेसिडेंट मस्ट रिफर दैट बिल टू द अफेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर व्यू विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम. राइट, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी वो स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू कौन सा है ना, वो व्यू से प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट बाइंडिंग नहीं है, इट्स जस्ट फॉर इन्फॉर्मिंग पर्पज यू कैन से. राइट, एंड प्रेसिडेंट कैन प्रोसीड इवन इफ द स्टेट्स ऑब्जेक्ट, making India distinct from the federation like the USA where state consent is mandatory for the change in the border area. राइट, सो ये हमने जो डिस्कस किया ना इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन वाला, वही चीज़ है. यूएसए में स्टेट की कंसेंट मैंडेटरीली है, बट भारत में स्टेट की कंसेंट मैंडेटरीली नहीं है. स्टेट के व्यूज़ लिए जाते हैं, बट वो व्यूज़ जो हैं वो प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं होते. आइए देखें इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स कैसे हुआ था. जैसे प्री इंडिपेंडेंस में क्या था, इंडिया में जो है ब्रिटिश प्रोविंसेस थी. ओके, और 552 प्रिंसली स्टेट्स थे. तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी ना, वो डायरेक्टली यू कैन से ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती थी, और जो 552 प्रिंसली स्टेट्स थे ना, वो क्या थे, वो नेटिव रूलर रूल करते थे, बट ब्रिटिश पैरामाउंसी को एक्सेप्ट करते थे. फिर जैसे इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, जब भारत ने इंडिपेंडेंस गेन की, तब क्या हुआ, ब्रिटिश प्रोविंसेस तो डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आ गई, बट प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया कि आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं. तो इनिशियली क्या हुआ, 549 स्टेट्स थे, उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया, और बाकी जो 3 थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उन्होंने इनिशियली रिफ्यूज़ किया. फिर क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की चेयरमैनशिप में हैदराबाद को पोलिस एक्शन के द्वारा, जूनागढ़ को रेफरेंडम के द्वारा और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा इंटीग्रेट किया गया भारत में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें स्टेट्स और यूटीज़ को पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में
और पार्ट डी में डिवाइड किया गया और फिर लेटर उसको लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, पार्ट डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ही थे। सो सी इनिशियल क्या हुआ 1948 टू 1953 में डिफरेंट कमीशन बनी। एक्चुअली क्या हुआ कि पार्ट ए बी सी डी में डिवाइड किया ना, तो बहुत सारे रीजन से डिमांड आ रही थी कि स्टेट को आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करो, राइट। तो ये तो गवर्नमेंट को एक्सेप्टेड नहीं था क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत थी, राइट। सो धार कमीशन कंस्टिट्यूट हुई, फिर जेवीपी कमीशन कंस्टिट्यूट हुई। उन्होंने दोनों कमीशन ने रिजेक्ट किया कि लैंग्वेज बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए। ओके, उन्होंने क्या फेवर किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट की बाउंड्रीज डिसाइड होनी चाहिए। बट फिर क्या हुआ, आंध्रा स्टेट को गवर्नमेंट को अलग करना ही पड़ा फ्रॉम द तमिलनाडु। ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत हैवी प्रोटेस्ट हो गई थी। तो अल्टीमेटली कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को अलग करके, जैसे तेलुगु और तमिल स्पीकिंग पीपल को अलग करके डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए, राइट। सो वो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना। तो अगेन डिमांड अगेन ग्रीव हुई, तो फिर फजल अली कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई। उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है लैंग्वेज को आप बेसिस मानिए, बट उन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली आइडिया को रिजेक्ट किया क्योंकि एनॉर्मस नंबर ऑफ द डाइवर्सिटी है लिंग्विस्टिक टर्म्स में। अगर हर एक लैंग्वेज में हर एक स्टेट बनाएंगे तो वो तो फिजिबल ही नहीं है। तो उन्होंने येस लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया बट वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली थियरी को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि टू प्रिजर्व द नेशनल यूनिटी। और फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जिसमें 14 स्टेट और 6 यूटी इनिशियली बनाई गई बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल होमोजेनिटी। फजल अली कमीशन ने क्या प्रायोरिटाइज किया, तो उन्होंने बोला नेशनल यूनिटी, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी एंड प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ बोथ इंडिविजुअल स्टेट्स एंड द नेशंस, ये प्रायोरिटाइज होने चाहिए। तो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर स्टेट्स और यूटीज़ का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ इंडिया में, राइट। सो ये डिफरेंट स्टेट्स बने, जैसे 1960s में महाराष्ट्र गुजरात, राइट, गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ, फिर नागालैंड हरियाणा चंडीगढ़। देन 1970s में, 1980s में जैसे मिजोरम अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। 2000 एरा में उत्तराखंड फ्रॉम यूपी, छत्तीसगढ़ फ्रॉम एमपी, झारखंड फ्रॉम बिहार एंड तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश, राइट। सो दिस आर द टेरिटरीज विच हैव बीन एक्वायर्ड एंड यूटीज, जैसे दादरा नगर हवेली, राइट। सो पोर्टुगीज से ये लिबरेट हुई इन 1954 एंड देन दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द यूटी बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर जैसे गोवा, दमन एंड दीव, उनको भी पोर्टुगीज से अलग किया गया फ्रॉम 1961 थ्रू द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, फिर गोवा को 1987 में स्टेट बना दिया गया फ्रॉम यूटी और दमन एंड दीव को यूटी ही रहने दिया। और अभी रिसेंटली दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली को एक ही यूटी बना दिया। फिर जैसे पुडुचेरी फ्रेंच से ली गई, ओके, इसको यूटी बना दिया थ्रू द 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर इंडिया को खुद की टेरिटरी किसी अलग कंट्री को देनी है तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 रिक्वायरमेंट है, राइट। अगर मान लो इंडिया की टेरिटरी मान लो चाइना या बांग्लादेश या पाकिस्तान को देनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर है। बट अगर बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं तो वो तो आप एग्जीक्यूटिव एक्शन से रिजॉल्व कर सकते हो, right? So we have completed this session. So if you like the video, please subscribe to the channel and share it as much as possible. Thank you for